आर्म में यहाँ पहनने का डिवाइस है, लाइक ये वॉच, यू कैन गेट इट यहाँ पे, और यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन सेंड करती है एंड देन योर ब्रेन कैन रीड दैट स्टिमुलेशन, और जो पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं उनके सीक्रेशन को रोकते हैं। तो इस तरह हेडेक की फ्रीक्वेंसी उनसे काफी कम हो जाती है कि वो अपना घर के कामकाज में इतना व्यस्त हो जाती हैं। स्पेशली ब्रेकफास्ट तो स्किप होता ही होता है, और ये सबसे कॉमन कारण होता है उन फीमेल्स में हेडेक की होने का। सर, जब भी कोई पेशेंट आपके पास हेडेक की शिकायत लेके आता है तो फिर उसका डायग्नोसिस आप किस तरीके से करते हैं? सिर्फ क्लिनिकल ही है या कुछ टेस्ट वगैरह भी? मैम, हेडेक का जो डायग्नोसिस है मोस्टली क्लिनिकल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के हेडेक के सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनका एरिया डिफरेंट हो सकता है, उनके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनसे मोस्टली डायग्नोसिस हो जाता है। पर कुछ लोगों में जब डायग्नोस्टिक क्लियरिटी नहीं रहता है या फिर कुछ वार्निंग साइंस जो हमने डिस्कस किए वो रहते हैं, तो हमको फिर इन्वेस्टिगेशंस का आवश्यकता पड़ता है। तो इन्वेस्टिगेशन में सिंपल रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, इनके अलावा कभी साइनस हेडेक लगा तो एक्सरे साइनसेस का या सीटी स्कैन साइनस का, इनके अलावा सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन का, वो हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री के हिसाब से। इनसे मोस्टली हेडेक का डायग्नोसिस हो जाता है। कभी कभी यदि फीवर के साथ हेडेक एसोसिएटेड है या कुछ और सिस्टम में इन्फेक्शन भी चल रहा है, तो कुछ लोगों को सीएसएफ जो लंबर पंक्चर जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली पीठ के पीछे वाले हिस्से से एक छोटा सा पानी निकालने का टेस्ट होता है, जो हमको ब्रेन का सीएसएफ टेस्ट जिसको हम करते हैं, उससे ब्रेन में इन्फेक्शन का पता चलता है। कुछ लोगों में वो हमको करना होता है। इन सबसे क्लिनिकली डायग्नोसिस हो जाता है हेडेक का। सर, फिर डायग्नोसिस होने के बाद में जो तरह तरह के हेडेक्स हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट भी डिफरेंट तरीके से होता है? डेफिनेटली मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि लाइक टेंशन टाइप हेडेक या माइग्रेन हेडेक या साइनस हेडेक या क्लस्टर हेडेक, सबका ट्रीटमेंट वैरायटी या मेडिकेशन सबके लिए डिफरेंट होते हैं। तो उनको अलग अलग मेडिकेशन से, या कुछ लोगों को इंजेक्टेबल से, या कुछ लोगों को फीवर के साथ यदि एसोसिएशन है तो फीवर का ट्रीटमेंट भी, उनके साथ जो इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट भी, या कुछ लोगों को ब्रेन में यदि गांठ की वजह से या सूजन की वजह से है उस चीज का ट्रीटमेंट, या ब्लड में कभी ब्रेन में हेमरेज हो गया उनकी वजह से हेडेक है, तो इन सबका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो हेडेक की 3 तरह के ट्रीटमेंट बेसिकली सब जगह रहते हैं इसमें। एक इमीडिएट ट्रीटमेंट, लाइक जब भी सीवियर हेडेक हो रहा है उसके लिए इमीडिएट क्या करना है। सेकंड, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव मींस प्रिवेंटिव और प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, दैट मींस कि हेडेक की फ्रीक्वेंसी या सीवियरिटी जो चल रही है उनकी, उसको अपन को कम करने के लिए। और तीसरा होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन। सर, हेडेक में भी क्या कोई नई तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं आजकल? देखिए, सबसे ज्यादा जो रिसर्च आजकल हो रहा है मोस्टली माइग्रेन जो बहुत कॉमन वैरायटी है उसके ऊपर ही रिसर्च है। उनमें कुछ एक न्यू इंजेक्शंस या नई टेक्निक्स हैं, लाइक सबसे कॉमनली जो यूज होने लगे हैं अभी, CGRP एक पेप्टाइड होता है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग माइग्रेन हेडेक्स। तो उसके लिए CGRP एंटागोनिस्ट कुछ एक इंजेक्शंस हैं जो ऑलमोस्ट ए मंथ और क्वार्टरली यूज होते हैं। ये हेडेक के प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस हैं जो हेडेक की फ्रीक्वेंसी सीवियरिटी को कम करने में काफी हेल्प करते हैं, बजाय कि हम डेली कोई मेडिसिन लें जो कंफर्टेबल नहीं होते कुछ लोग की डेली मेडिसिन लेने के लिए। उनके लिए महीने में एक बार इंजेक्शन का ऑप्शन है ये। इसके अलावा कुछ वेगस नर्व स्टिमुलेशन एक नई टेक्निक आई है, उसमें एक नर्व को स्टिमुलेट करते हैं कुछ डिवाइस से, उससे हेडेक की फ्रीक्वेंसी में कमी आती है। इसके अलावा कुछ होते हैं कि बोटॉक्स इंजेक्शन जो होता है वो भी आजकल इसमें यूज होने लगा है, या ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक हैं वो भी यूज होने लगे हैं। इसके अलावा सबसे न्यू डिवाइस जो है एक नर्वियन नाम से डिवाइस है, अपने आर्म में यहाँ पहनने का डिवाइस है, लाइक ये वॉच, यू कैन गेट इट यहाँ पे, और यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन सेंड करती है एंड देन योर ब्रेन कैन रीड दैट स्टिमुलेशन, और जो पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं उनके सीक्रेशन को रोकते हैं। तो इस तरह हेडेक की फ्रीक्वेंसी उनसे काफी कम हो जाती है। सो इंजेक्शंस हैं कुछ, वेगस नर्व स्टिमुलेशन डिवाइस और न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइस जिनको अपन बोल सकते हैं, और बोटॉक्स इंजेक्शन, ये 3 एक नई चीजें हैं। इसके अलावा माइग्रेन में कुछ फर्दर रिसर्च होके जीन बेस्ड थेरेपी पे भी काम चल रहा है कि जो पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए कुछ एक अलग अलग वैरायटी जो होता है उन्हें यूज कर सकते हैं।
but it is not only on investigational basis till now. ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, ये न्यूरो मॉड्यूलेशन वाला। हाँ। मतलब किसी को दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं। सर, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की थी, तो एक बार आखिर में हमारे व्यूअर्स को यही बताइए कि किस तरीके से वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं कि वो हेडेक से बच सकें। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेडेक की फ्रीक्वेंसी, सीवियरिटी या उसको अवॉइड करने का या कम करने का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले डाइटरी मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो डाइट में हम लोग पहले आइडेंटिफाई करें कि किस किस चीज़ से हमारा ट्रिगर हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, लाइक कुछ सिट्रस फ्रूट है या पनीर है, या कुछ लोगों को पोटैटो है या राइस है या चाइनीज फूड आइटम्स कुछ आते हैं, उनसे भी कुछ लोगों को वो ट्रिगर होता है। या कुछ लोगों को कोक वगैरह जो है बहुत या आइसक्रीम वगैरह है, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कोल्ड चीज़ें जो होती हैं उनसे होता है, तो उनको अपन अवॉइड करें। नंबर 1 डाइटरी में। दूसरा चीज़ है कि हम टाइमली अपना फूड हैबिट्स रखें। हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर स्किप ना करें। यूजुअली होता है कि हाउस होल्ड में फीमेल्स के साथ स्पेशली होता है कि वो अपना घर के कामकाज में इतना व्यस्त हो जाती हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट तो स्किप होता ही होता है। और ये सबसे कॉमन कारण होता है उन फीमेल्स में हेडेक के होने का। तो यदि हम किसी भी वजह से अगर 5 मिनट्स अपने ब्रेकफास्ट के लिए दे देंगे तो हम ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर पाएंगे और हमारा डाइट का संतुलन ठीक रहेगा, तो हमारा हेडेक नहीं होगा। तो एक हेडेक में डाइटरी चेंजेस प्लस टाइमली फूड हैबिट्स, और सिर्फ 5 मिनट निकाल के वो इतनी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा है हम जैसे डाइट का रखा वैसे ही हमारा स्लीप पैटर्न फिक्स रखें। 6 to 8 आवर्स का स्लीप हमको नाइट में लेना है, फिक्स टाइम पर लेना है। उस टाइम पे मोबाइल का या बहुत टीवी का यूज ना करें। लाइट म्यूजिक सुने, लाइट बुक्स पढ़ सकते हैं, लाइट नॉवल पढ़ सकते हैं, जिससे कि अपना स्लीप पैटर्न अच्छा जो नींद अच्छी आए। तीसरा चीज है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, लोगों से बात करें, लोगों से मिलें। यूजुअली कई बार बहुत अलोन रहते हैं, अलूफ रहते हैं, उनको भी हेडेक या एंजाइटी का इशू रहता है, तो लोगों से मिलकर बातचीत करें, अपने बारे में डिस्कस करें लोगों से, तो वो भी स्ट्रेस कम करने में एक हेल्प करता है। और अपने ऊपर काम का ओवरलोड ना लें, अपना काम को डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले से ही प्लानिंग करके रखें, जिससे कि हम लोग स्ट्रेस फ्री रह सकें। इसके अलावा रेगुलर अपने बीपी या शुगर का मॉनिटरिंग करवाएं, जिससे कि कई बार बीपी बढ़ने की वजह से हेडेक होना बहुत कॉमन होता है। ये लोग क्या करते हैं कि जब हेडेक हो रहा है उसी टाइम बीपी चेक किया, बढ़ा हुआ आया और बीपी की दवाई ली, फिर बंद कर दी। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होता है। तो इसमें हम रेगुलर अगर चेक करेंगे बिना हेडेक हुए भी, अराउंड हम लोग बोलते हैं 35 या 40 इयर्स की बाद आजकल हमेशा रेगुलरली मंथली या वंस इन ए वीक बीपी चेक करा लेना चाहिए हम, या रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। इससे क्या है, कुछ भी यदि निकल के आता है अर्ली फेज में तो वी कैन डायग्नोस अर्ली और ट्रीट अर्ली। इससे उनका कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर, आपने ब्लड टेस्ट की बात की, तो ब्लड टेस्ट कितने इंटरवल पे करवा लेना चाहिए? ब्लड टेस्ट यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि अराउंड 40 के बाद एवरी ईयरली और 6 मंथली हम लोग रूटीन ब्लड टेस्ट, सारे ब्लड टेस्ट रूटीन ब्लड टेस्ट जो होते हैं कि सीबीसी या क्रिएटिनिन या लिपिड प्रोफाइल या सिंपली ब्लड शुगर, ये सब करा लेना चाहिए। यदि फैमिली हिस्ट्री है तो हमको उससे पहले भी वो सब शुरू करना चाहिए। बाकी 50 इयर्स या 60 इयर्स के बाद तो एवरी 6 मंथली और ईयरली होना ही चाहिए हमारा टेस्ट। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर हम बात करें तो एक अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में योगा या मेडिटेशन यूज करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो वो आपकी हेडेक की फ्रीक्वेंसी को और स्ट्रेस को कम करने में काफी हेल्प कर सकता है। इन सबके बावजूद भी यदि हमारा रहता है स्ट्रेस, तो हम काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं, जो हमको काउंसलिंग करके हमको तरीके बताते हैं या बहुत सारे वेज बताते हैं जिनसे हमको अपने स्ट्रेस को डाइवर्ट कर सकें या स्ट्रेस को कम कर सकें। तो लाइफस्टाइल मेडिकेशन ओनली ओवरऑल मान के चले कि 30% तक अपना हेडेक की फ्रीक्वेंसी सीवियरिटी को कम करने में हेल्प कर सकता है। और ये बातें इतनी सिंपल हैं, इनमें कुछ बहुत मुश्किल बात भी नहीं है कि आपको टाइम पर ब्रेकफास्ट करना है, स्लीप का एक शेड्यूल बना के रखना है, ज़बरदस्ती का स्ट्रेस नहीं लेना, तो बहुत सिंपल बातें हैं। और इनसे हम इतना एक जिसको इतना परेशानी वाली बात है उसको इतना काफ़ी 30% तो बहुत बड़ा है। और फिर अगर हम टाइमली जो है अपने फिजिशियन से, न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं तो उस इतना मुश्किल ट्रीटमेंट भी नहीं है। क्योंकि आप मान के चले कि ऑलमोस्ट हर पर्सन अपनी लाइफ में हेडेक से सफर करता ही है, और साथ में यदि हम इन सबको ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का, तो हेडेक की वजह से सबसे ज्यादा हमारा जो
हमारा होता है कि हमारा वर्क से हम मिस कर रहे हैं या अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं या हम लोग कोई भी अपना केवल घर में रिलैक्स मतलब बैठना पड़ रहा है हमको इस चीज के लिए, इन सब से हम लोग निजात पा सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से इतना समय निकालकर हमें हेडेक के बारे में इतनी ज़रूरी जानकारी दी और इतनी जो छोटे छोटे टिप्स आपने दिए ये ज़रूर हमारे व्यूअर्स के बहुत काम आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, हम जल्द ही उस पर एक्सपर्ट से बातचीत लेकर आएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।